आप सभी देख रहे हैं नेशन प्राइम। मैं लवीना, आपकी दोस्त। आज हम आपको मिलाने लेकर चल रहे हैं फेमस एक्टर राव रणविजय जी से, जो अभी जी टीवी में एक सीरियल में काम कर रहे हैं, हमारा परिवार में। चलिए उनसे मिलते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हम जानना चाहेंगे कि अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा और मुझे लगता है कि जिस सफ़र में संघर्ष हो, उतार चढ़ाव हो, वो सड़क जो उबड़ खाबड़ हो और वैसे सड़कों से आप होते हुए एक अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, तो आपका जो सफ़र की जो यात्रा होती है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी तो हमने शुरुआत की, अभी तो बहुत आगे जाना है जी। ओके। मैं आपकी एज एन एक्टर जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि जैसे जो आपके इनिशियल स्ट्रगल्स रहे जी, वो कैसे रहे? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को आपका जो है नेशन प्राइम के जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरे तरफ से प्यार, मेरा नमस्कार। रही बात इनिशियली स्टेज की, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने पीछे अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं एक्टर कैसे बन गया। सच कहूं तो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जाकर के फिल्म और टीवी में काम करूंगा। हाँ, बचपन में जब टीवी और फिल्में हम जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि जो आर्टिस्ट, जो कलाकार पर्दे पे जो काम कर रहे हैं, वो काम जो है मैं भी कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आर्ट जो है बहुत ही पीछे है। हर माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा लिखा करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं सोचते। मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार के एक टिपिकल डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आज ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ज़िले का इकलौता लड़का हूँ जो फिल्म और टीवी में है। तो आप समझ सकती हैं कि एक ऐसी जगह से मैं बिलोंग करने वाला लड़का, जहाँ पे बिल्कुल आर्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो वहाँ से किन किन हालातों से गुजरते हुए, कैसे कैसे परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में जाकर के काम कर रहा हूँ। तो इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो बहुत बहुत सारी बातें हो जाएंगी, पर इतना कहूँगा कि बहुत स्ट्रगल मैंने किया और मुझे लगता है कि बिना स्ट्रगल के कोई भी चीज़ संभव नहीं है आज के लिए। आपने अपने करियर की शुरुआत कौन सी उम्र में करी थी? मैं लगभग बिहार से दिल्ली आया था ग्रेजुएशन के लिए। तो पहली बार मुझे पता चला कि रंगमंच होता क्या है, थिएटर क्या होता है। तो हमने थिएटर ज्वाइन करने के लिए काफ़ी मशक्क़त की, वहाँ पे बहुत सारे धक्के खाए, बहुत सारे लोग बुला बुला करके मुझे मतलब लाइफ मेरे समय को बर्बाद किया। बट कहते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ खोया, तब जा करके आज बहुत सही जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। कई सारे टीवी शोज़ में मैंने काम किया। क्राइम पेट्रोल जो सोनी टीवी का एक बहुत ही फेमस शो है, उसमें कई सारे एपिसोड में मैं पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में प्ले किया हूँ कैरेक्टर। एक जी टीवी का ही सब्सिट्यूट चैनल है जी गंगा, जो बिहार यूपी का बेसिकली पूरे विश्व भर में वो चैनल चलता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि बिहार यूपी का वो चैनल है, जैसे भोजपुरी चैनल उसको बोला जाता है। तो उस पर मैंने बहुत अच्छा 1.5 साल तक निगेटिव लीड किया। शो मेरा हिंदी में था, लेकिन वो बिहारी टोन जिसको बोलते हैं। अभी फिलहाल जी टीवी पे ही मैं एक शो कर रहा हूँ, हमारा परिवार करके, जो एवरीडे 6:30 बजे शाम को आता है, सोमवार से रविवार 7 बजे, जिसमें मैं विजय का मुख्य किरदार निभा रहा हूँ। और कई सारे एड फिल्म किए। अभी एक सोनी लिव पे एक वेब सीरीज आई थी अदृश्यम, उसमें बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग एक्टर मैंने प्ले किया। तो बस चल रहा है। सर, आप जैसे एक्टर पर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है एंड आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बिहार का जो कल्चर है और जो बॉम्बे का कल्चर है, उसमें आपको डिफरेंसेस क्या नज़र आए एज एन इनिशियल व्हेन यू गो ऑन? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है ना, विविधताओं का देश है। हर 10 किलोमीटर पे यहाँ पे लैंग्वेजेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। जैसे आपका राजस्थान है, जहाँ पे मैं भी हूँ जयपुर में, तो यहाँ का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है। सबसे पहले बिहार से या आप राजस्थान के टिपिकल गांव से कोई पहली बार बम्बई पहुँचता है, तो उसको लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, किसी विदेश में आए हुए हैं। लाइक एक मॉडर्न शहर है, मायावी नगरी है, फिल्म और टीवी के लिए जाना जाता है। तो बिहार का कल्चर और मुंबई के कल्चर में बहुत आकाश ज़मीन का अंतर है। आज भी हमारे गांव में लड़कियां या महिलाएं उतना मॉडर्निटी मतलब नहीं कैरी करती हैं, जो कि आपको मुंबई में मिलेगा। पर ठीक है, हर जगह का अपना अपना कल्चर है और मुझे लगता है कि हर कल्चर को आपको एक्सेप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो शायद अगर मैं फिल्म और टीवी एक्टर नहीं होता तो मुंबई में नहीं रह रहा होता, हम बिहार में ही रह करके या राजस्थान में रह कर या दिल्ली में रह करके कोई नौकरी कर रहे होते। मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है। मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं मुंबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ आपकी लाइफ में टफेस्ट मोमेंट्स रहे हों? अभी भी है टफेस्ट मोमेंट।
मुझे लगता है कि आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, जो आपका एम होता है, जब तक वो एम, वो मंजिल आपको अगर नहीं मिलती, तब तक आपका लाइफ जो है टफेस्ट होता है। टफेस्ट इसलिए कि उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। तो हम भी चाहते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं मुंबई में हीरो बनने के लिए नहीं गया, मैं मुंबई एक्टर बनने के लिए गया। एक ऐसा एक्टर जो कहता है ना कि पानी एक ऐसा मतलब चीज़ होती है, पानी जिसको आप किसी भी बर्तन में अगर डाल देते हो तो उसका रूप ले लेता है। तो मैं वो बनना चाहता हूँ। आप मुझे इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दोगे तो मैं आपको इंस्पेक्टर देखूंगा, मुझे आप डॉक्टर बना दो तो आपको ऐसा लगेगा कि रणविजन ये डॉक्टर है। हर तरह का कैरेक्टर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं फॉलो करता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को, मैं फॉलो करता हूँ ओमपुरी सर को, मैं फॉलो करता हूँ मनोज बाजपेयी को, मैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ पंकज त्रिपाठी जी को। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो स्किल है कि मैं इनके पदचिन्हों पे चल के इनके जैसा, मुझे अक्षय कुमार, सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब बनने का कोई शौक नहीं था। ओके सर, जो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट आया वो कहाँ से डेवलप हुआ था? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, या मैंने कभी सोचा नहीं था। जब हम बचपन में फिल्म और टीवी देखते थे ना, मुझे लगता है कि देखिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि पूत के पाँव पालन में ही दिख जाते हैं। आपके बचपन से ही आपके अंदर एक्स्ट्रा एक ऐसी ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। दिक्कत क्या होती है कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोग उसको पहचानने वाले नहीं। शायद मेरे मम्मी पापा अगर मेरे टैलेंट को बचपन में अगर देख लिया होता, पहचान लिया होता, तो शायद आज मैं किसी और लेवल पे होता। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जाकर के फिल्म और टीवी की तरफ रुख किया, है ना। जैसे आप कहते हैं कि बड़े बड़े जितने भी आपके क्रिकेटर हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग के बारे में आप पढ़ते होंगे या आपने पढ़ा होगा कि वीरेंद्र सहवाग बचपन से उनके पिताजी स्कूटर पर बैठा कर 50 किलोमीटर स्टेडियम में ले जाते थे उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए, कोचिंग दिलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के अंदर वो चीज़ देख ली थी। अच्छा, आज के अगर 15 साल पहले जाए तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, डिजिटली जितना हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आज बहुत सारे हर चैनल्स पे इतने बड़े बड़े रियलिटी शो जाते हैं जहाँ पे बच्चों से लेकर के हर वर्ग के लोगों को मौका मिलता है अपने हुनर को दिखाने के लिए। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। हम आपको पता ही होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को सबसे ज्यादा IAS IPS देता है। रीजन क्या है? वहाँ पे हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ उसी नजरिए से देखता है। मैं पहली बार पापा को बोला था कि पापा मुझे एक्टर बनना है, जब मैं दिल्ली में था, तो मेरे पिताजी ने बहुत बढ़िया एक जवाब दिया था कि बेटा आकर के गाँव में, यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर है, हम किसान परिवार से हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर को हम सैलरी देते हैं, खाना पीना देते हैं, एक काम करो आकर के तुम ट्रैक्टर चलाओ और खेती करो। मतलब उनके नज़र में कि एक्टर बनने का मतलब कि आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर देखना चाहते हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी नहीं, कब आप सफल होगे, कब आपको अच्छा काम मिलेगा। तो बस वही था कि बस देखते देखते पर्दे पे एक्टरों की एक्टिंग देखते देखते मुझे भी ऐसा लगा कि ये जो कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से बस जैसे ही मैं दिल्ली में पहुंचा तो दिल्ली में मुझे लगा कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे मैं मतलब सही जगह पे आया हूँ और यहाँ से हम अपने एक्टिंग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत झूठ बोले घर पे, झूठ बोल करके मैं एक्टिंग शुरू की। और जब पहली बार टीवी पे आया, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खासकर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे युवा अगर ये आपका वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं पहली बार टीवी पे आया था तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखा कि सच में मैं आ रहा हूँ कि नहीं। तब जाकर के मैं लोगों को बताया था। मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा बेटा भोपाल में जाकर रंगमंच कर रहा है। उनको लगता था कि मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने आपको एक लाइन बोला कि मैंने बहुत झूठ बोला। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था लेकिन मैं उसी दौरान चला गया था मैं भोपाल में थिएटर करने के लिए। लेकिन मेरे घर वालों को पता था कि मेरा बेटा भी दिल्ली में है और उनका बेटा भोपाल में जाकर के रंगमंच कर रहा था। तो पहला ब्रेक मुझे बालाजी से बहुत अच्छा मिला था। सिनो उमंग टीवी 2012 में मेरा एक शो आया था। फिर गांव में आग की तरह जो है खबरें फैल गई, फलाना का लड़का हीरो बन गया। फिर धीरे धीरे वहां से जर्नी अप एंड डाउन होते रहता है। कभी आपके पास बहुत अच्छा काम होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बस चल रहा है। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि गिव अप हो रहा है, बात फिर भी आपने कोप अप करा अपनी सिचुएशंस के साथ? देखिए, हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। आज मैं लाखों लड़कों का इंस्पिरेशन हूँ अपने जिले का। बहुतों ऐसा समय है कि यार मैं क्या इससे अच्छा कहीं नौकरी कर लेता, रेलवे में चले जाते, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती, अच्छे से खाते पीते जिंदगी जी होते। लेकिन जब मैं जाने की सोचता था तो जब आप बहुत निगेटिव हो चुके होते हो, जब लगता है कि अब कुछ नहीं मेरे लाइफ में रहा, तो मुझे लगता है कि उस समय आपको मोटिवेशनल फिल्में देखनी चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने चाहिए, कुछ ऐसे लीजेंड लोगों के बारे में जाननी चाहिए जिन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते किन किन हालातों को पार करते हुए वहां तक पहुंचा है। तो वो आपको एक एनर्जी देती। दूसरी बात आती थी कि अगर मैं चला तो जाऊंगा गाँव, लेकिन गाँव में उन लोगों को क्या मैं दिखाऊंगा कि देखो फलाना का लड़का हीरो बनने गया था। हो सकता है कि मुझे टीवी पे देखकर लाखों लड़के या हजारों लड़के ये सोच रहे होंगे कि मैं भी रणविजय भैया की तरह बनूंगा, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा। तो अपने आप को किसी तरह से वहाँ पर टिकाए रखा
और मुझे लगता है कि देखिए अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आप ईमानदार हो, आपके अंदर काम करने का पागलपन है, जुनून है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता खोलता है। तो मेरे भी लाइफ में अप एंड डाउन है, लेकिन सही है, मैं खुश हूँ अपने जर्नी से। जी कुछ रिविजनरी रीडर्स जिनसे आप इंस्पायर हो? शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद, ये वो लोग थे जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। जाहिर सी बात है, 16-17 साल की उम्र में कोई लड़का जो है, नौजवान जो है, अपनी मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को चूम लेता है, उससे बड़ा रोल मॉडल किसको माना जा सकता है इस देश में? आज के नेता को मैंने, अगर नेताजी की बात आएगी तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे रखता हूँ। आप अगर कहोगे कि कोई एक ऐसा लीडर या कोई ऐसा क्रांतिकारी जिसको आप बोलो, तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग थे। ओके सर, जब आप बॉम्बे में गए तो कुछ इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ कि चोरी वगैरह का कुछ किस्सा, तो वो हम जरूर जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे मुंबई ने बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया। मुंबा देवी वहाँ पे बहुत फेमस, जिनके नाम पे शायद मुंबई शहर है, तो मुंबा माता ने मेरे को बहुत अच्छा अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट किया। देखिए मैंने स्ट्रगल किए, स्ट्रगल हर तरीके का होता है। बहुत सारे लोगों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि फलाने एक्टर ने चौल में रातें बिताई, रोड पे बिताई, रात में बड़ा पाव खा करके सोया। तो ईश्वर के आशीर्वाद से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा दिन कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, आज भी मुझे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जब मैं शाम को सिर्फ पानी पी करके रातें बिताई थी। थोड़ा सा क्या होता है कि हम जो लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट जो होता है, वो बड़ा एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, मुंह नहीं खोलेंगे। बेशक मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर लूंगा। मैं चाहता तो उस हालात में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पापा को फ़ोन करता तो 5-10 हज़ार रुपये पापा हमको भेज सकते थे घर पे, लेकिन मुझे लगा नहीं है, मैं देखता हूँ भूख किसको कहते हैं, प्यास को कैसे फील किया जा सकता है। अगर आप राजस्थान के किसी जैसलमेर में आप भाग रहे हो पानी की तलाश में, और पानी ना मिले, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्यास किसको बोलते हैं। आपको भूख लगी हो लेकिन आपको कहीं कुछ खाना मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा खाने को, तब आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है। भूख आपको लगी हुई है लेकिन आपके टेबल पे अगर बहुत सारे अगर खाने का पदार्थ अगर रखा हुआ है ना, तो आपको उसको देख करके थोड़ी भूख जो है ना वो लग जाता है कि यार चलो, बट अगर वो चीज़ ना मिले तो पता चलता है। तो मैंने भी सोचा, लेकिन वही मैंने आपको एक बात बोली कि अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी हो तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से अचानक, मेरे पास जेब में 10 रुपए थे। मैं थोड़ा सा चाय लवर हूँ, सुबह सुबह पानी पीने के बाद चाय पीऊंगा तो जाकर के फिर सारी चीज़ें मतलब बड़े फ्रेशनेस वगैरह। तो मुझे लगा कि 10 रुपये मेरे पास बचे, अगर कुछ खा लूंगा तो सुबह चाय क्या पीऊँ। सुबह आराम से उठता हूँ, दूध का पैकेट ला करके चाय पीकर जस्ट बैठा ही होता हूँ। अचानक से कहीं से कॉल आता है, किरण विजय आप इस जगह पे कितने मिनट में पहुँच सकते हैं? तो मैं बोला क्यों सर? 40 से 45 मिनट में पहुँचिए, क्योंकि एक जो एक्टर था, एड का शूट था, एक्टर की तबीयत खराब हो गई, आप आइए, आपको हम कैश 4,000 रुपये आपको हम दे देंगे, आधे घंटे का काम। सोचिए मेरे जेब में 1 रुपये नहीं था, अचानक से ईश्वर ने मेरे लिए काम दे दिया। ना वो एक्टर की तबीयत खराब होती, ना मुझे वो काम मिलता। मैं सब्जी वाले दुकान से, मैं झूठ बोल करके, उस समय 2000 का नोट चलता था। ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लंबा एपिसोड होगा, इसको आप पार्ट वाइज कर करके कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। अब मैं वो सब्जी वाले दुकान से रोज सब्जी खरीदता था तो जान पहचान हो गया था। मेरे जेब में 1 रुपये नहीं, लेकिन देखो एक एक्टर कैसे एक्टिंग करता है। मैं कॉन्फिडेंटली जाता हूँ, और पिंटू कैसा है भाई? अरे बढ़िया सर, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आपका? मुझे यार बस यही क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ। हाँ मैंने आपका देखा है, तो यार 2000 का चेंज देना। सुबह सुबह मुझे पता है कि वो सुबह सुबह नहीं देगा, और देखो कॉन्फिडेंट। अरे भैया अभी क्या मजाक कर रहे हैं, सुबह सुबह 2000 का कहाँ से चेंज? देखो ना ऑटो वालों के यार 200 रुपये देना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे सर लीजिए ना, उसने 300 रुपये मुझे निकाल कर दिए, आराम से आप देना। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पहुंचना था आधे घंटे में, अगर बस से जाता तो 1.5 घंटा लगता। मैं वो 300 रुपये लेकर के ऑटो लेता हूँ, जाता हूँ, शूट करता हूँ। आधे घंटे के बाद 4000 रुपये मुझे मिलते हैं। मैं पहले जा करके बढ़िया सा खाना खाता हूँ 700-800 रुपये का। ये सब मुझे इसलिए बता रहा हूँ 700-800 300 रुपये, क्योंकि ये वो पल हैं जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में। बहुत अच्छा से खाना वाना खा के आके पिंटू को 300 रुपये देता हूँ। पिंटू बोलता है सर आप भी ना, मतलब 3 दिन 4 दिन बाद देते तो क्या हो जाता। तो ये एक लाइफ का एक बड़ा अच्छा मेरा एक पल है जिसको मैं हमेशा जो है, कल को मैं अगर बहुत बड़ा स्टार भी बन जाऊँ तो अगर मैं अपने ऊपर अगर बुक लिखूँ तो इन सब मोमेंट को मैं जरूर इसमें शामिल करूँ। तो ऐसा हालात जो है आते रहता है, लेकिन हालात से लड़ना आना चाहिए आपको, और ईश्वर पे बिलीव कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। मुझे लगता है कि इंसान जिस दिन खुद पे विश्वास करना सीख लिया, वो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको नहीं कर सकता। तो खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आप बुक लिखेंगे अपने ऊपर तो उसका टाइटल क्या रहेगा? देखिए अभी तक तो टाइटल नहीं हम सोचे हैं, लेकिन
एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर, या एक छोटे से गांव से मुंबई, ऐसा कुछ करके मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे देखिए आप मुंबई, जैसे ही आपके दिमाग में अगर कोई शब्द अगर मुंबई नाम का अगर आता है तो आपको लगता है फिल्म और टीवी इंडस्ट्री। मुंबई में क्या है, फिल्म और टीवी के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ करके मैं सोचा हूँ कि गांव से मुंबई तक का सफर या गांव से मुंबई, है ना, ऐसा करके कुछ मैं दूंगा। बॉम्बे के कुछ लोकल्स के नाम जो आपके लिए सपोर्टिव रहे, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? देखिए मुझे लगता है कि हम जिस दिन से जन्म लेते हैं हम एक सामाजिक हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि हर इंसान को सामाजिक होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे, देखिए किसी को सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर मैं 1000, 2000, 5000 रुपए दे करके आपको अगर सपोर्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये इसको सपोर्ट होता है। इमोशनली, मेंटली सपोर्ट से बड़ा आज के डेट में कोई सपोर्ट नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, आपका अपना बंदा कोई एटीएम में आपके अकाउंट में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50 रुपए डाल दिया, और एक बंदा जब आप बेड पे हॉस्पिटल में एडमिट हो, कोई आकर के आपके बगल में आपके पास बैठ करके आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, सब ठीक करूंगा। और मुझे लगता है कि वो 1 लाख से ज्यादा कहीं भारी वो मेंटली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट होता है। तो मिले कुछ लोग, और मैंने भी बहुत लोगों को सपोर्ट किया मुंबई में, मैंने भी बहुत लोगों को सपोर्ट किया। कुछ ऐसे राइटर्स हैं मेरे, कुछ ऐसे एक्टर दोस्त हैं जिनके पास कभी काम था अभी नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे की तबीयत खराब होगी, तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों ने मेरे साथ भी किया। ओके सर, आपकी लाइफ के कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, और ये एंड ऑफ द क्वेश्चन है आज के लिए था। देखिए हैप्पीएस्ट मोमेंट का मतलब आप जो पाना चाहते हो वो जो आपको मिल रहा होता है, तो वो जो पल होता है सबसे आपकी जिंदगी का एक खुशमय पल होता है। जाहिर सी बात है, मैं जिस दिन मुझे हमारा परिवार में मेन लीड के रूप में काम मिला जी टीवी पे, जिस दिन मेरे होर्डिंग्स लगे देश भर में, मुझे पता भी नहीं, मैं सुबह उठता हूँ भोपाल से, कुछ मेरे दोस्त वीडियोस बना के फोटो खींच के मेरे को भेजते हैं, जयपुर से 2-3 लड़के जो जयपुर में रहना, जो मुझे जानते हैं, अरे भैया आपके तो होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो और व्हाट्सएप पे आपके होर्डिंग्स और आपके पोस्टर्स, आपके काम का पूरा चर्चा चारों तरफ, उससे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि, और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराना सीखिए। मुझे लगता है कि मुस्कुराहट एक ऐसा शब्द है ना कि हर आपके विषम परिस्थितियों में सबसे अच्छा दोस्त वही बनता है। अगर आपको बहुत दिक्कत भी ना, आप मुस्कुराते रहो तो आपको देखो बहुत सारी चीजें आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सर, अभी जिस सीरियल में आप काम कर रहे हैं, हमारा परिवार, उसमें आप उनके डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, और जो स्ट्रगल्स आपके रहे उस सीरियल के दौरान, और जो आप सीख रहे हैं। देखिए ये सीरियल जो है ना, कहते हैं कि खाने दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आधे घंटे के अंदर जो है ना ये मुझे शो मिल गया था, मुझे नहीं पता था, अचानक से कहीं से कॉल आया कि मुझे एक ऑडिशन बना करके भेज दो। कोविड के पहले हम डोर टू डोर जाकर के ऑडिशन देते थे, इंटरव्यू देते थे। अब जो है आपको घर में हो, आप व्हाट्सअप आ गया, इतना बढ़िया कोई कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, ये बोल करके कि आप बढ़िया से बना करके भेज दो। तो डिजिटली आने से हम लोगों का समय बच गया, पैसे बच गए, घर से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अचानक से आया तो मुझे लगा कि होगा 2-4-5 दिनों का काम, मैंने बेमन से बना करके भेज दिया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि एक और बना के भेजिए, थोड़ा सा लाइट चेहरे पे काम आ रहा है। फिर मैंने वॉशरूम से लाइट निकाल करके बेमन से, ये होता है ना कि एकदम मेकअप वेकअप करके बढ़िया पहन करके कपड़े पे चलो, मुझे लगा यार होगा 2-3 दिन का काम कर देते, क्योंकि जिस बंदे का कॉल आया था उसको देख करके मुझे ये लगा कि यार 2-4-5 दिन से ज्यादा का काम ये नहीं दिला सकता, या नहीं उसके बारे में बता दो। मैं दिया, 1 घंटे के बाद मैं ओके हो जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे आ जाइए मीटिंग के लिए। तो मैं ये कह के मना कर देता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। कल मुझे एड्रेस दिया गया, मैं जाता हूँ तो मुझे जी स्टूडियोज, जी टीवी के चैनल में आकर के बैठा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि जी का मुझे शो एक मिल गया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो यार आज मैं जी टीवी, जो देश का सबसे पहला चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, उस पर मैं एज ए हीरो काम करने जा रहा हूँ। और रही बात स्ट्रगल के बारे में, तो आपको बताया, स्ट्रगल है, आगे भी होगा, हम तैयार हैं उसके लिए, अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। जयपुर सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जयपुर सिटी के बारे में मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है कहने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी यादें हैं। जब मैं दिल्ली में था तो अपने दोस्तों के साथ कई बार हम आ चुके हैं जयपुर में, और जयपुर ही नहीं बल्कि सच कहूँ तो पूरे राजस्थान से मुझे बहुत प्यार है। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की जो कहानियां हैं राजे रजवाड़ों की, महाराणा प्रताप जैसे एक विभूति, और बहुत सारे ऐसे लोग हुए, क्रांतिकारियों की धरती रही है ये राजस्थान। राजस्थान की मिट्टी में बहुत कुछ है, और मैं सच में दिल से राजस्थान को बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मतलब मैं खींचा चलाता हूँ राजस्थान की तरफ।
हमेशा मुझे, अभी मैं पूरा राजस्थान घूमना चाहता हूँ। अभी तो मैं खाटू श्याम जी का दर्शन करने आया था, जयपुर रुक गया। अगली बार मैं जैसलमेर जाऊँगा, जोधपुर जाऊँगा, उदयपुर जाऊँगा, माउंट आबू जाऊँगा। और राजस्थान कहते हैं देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में एक तरफ अगर गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ ठंडी पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है। तो राजस्थान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओके सर, आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स? मैं जिंदगी में कभी प्लानिंग करके नहीं चलता हूँ। मेरा कोई फ्यूचर में प्लान नहीं होता। देखिए, मैं वर्तमान में जीने वाला लड़का हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपका वर्तमान अगर बहुत अच्छा है ना, तो आपका फ्यूचर अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को आज में जीना चाहिए, कल क्या होगा मुझे नहीं। तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है ऐसा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम देते रहें, 2 रोटी मैं खाता रहूँ, 2 रोटी लोगों को खिलाता रहूँ, लोगों को मदद करता रहूँ, असहाय हो, गरीब पीड़ित जितने भी लोग हैं जिनको मेरी कहीं ना कहीं अगर जरूरत हो तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। बस ये। ओके सर, आज का इंटरव्यू हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है हम आपसे दोबारा वापस मिलेंगे। बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लवीना, थैंक यू न्यूज नेशन प्राइम के सारे दर्शक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।